साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग ऑनलाइन पीजीटी की तैयारी, मध्य प्रदेश टेट की तैयारी करते हैं, झारखंड पीजीटी की तैयारी करते हैं और जितने भी ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट पीजीटी एग्जामिनेशन है, टीजीटी एग्जामिनेशन है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मेनली हमारा फोकस रहेगा कि केंद्रीय विद्यालय जो केबीएस है उनमें से क्या क्या चीजें डिलीट हो गई हैं, केबीएस के सिलेबस से क्या क्या चीजें डिलीट हो गई हैं, इस पर भी बात करूंगा मैं आपसे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोगों को कौन से चैप्टर पर कितनी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन से चैप्टर पे कौन कौन सी चीजें फोकस करनी चाहिए, कौन से चैप्टर कितने नंबर का हमें दे सकते हैं। ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिरकार जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस किस तरीके से, वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का मैंने जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करवा करके दे रखा है और यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यानी कौन कौन से टॉपिक हमारे यहां से डिलीट हो चुके हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे आज की इंपॉर्टेंट इस वीडियो को। अब मैं सुनाता हूं तुम्हें कहानी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में। पहले तो आप ध्यान से देखिए, एक टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहले तो आप आज सुने ध्यान से, मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कितने नंबर का आएगा, कौन सा चैप्टर कितने क्वेश्चन लेकर के आएगा, और जब आप पेपर देखिएगा तो आपको एहसास होगा इस बात का कि आखिरकार अनुज सर क्या कह रहे थे। एक तो ये चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अक्सर मैं जब अपने क्लासेस लेता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्लासेस में मैं पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अधिकतर डिस्कशन करता हूं, ये मेरी हैबिट में आ चुका है, और सम बेसिक कंसेप्ट को बाद में डिस्कशन करता हूं। ये भी एक पढ़ाने का हर किसी का तरीका होता है अपना अपना, बस उसी के बेस पर लेकर के चलता हूं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा चैप्टर हमारा हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है। और दूसरा चैप्टर हो जाता है हमारा, इसके बाद जो चलता है, इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है। चौथा चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। पहले मैं आपको चैप्टर्स की जानकारी दे दूं, उसके बाद हम लोग आगे डिटेल की बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, लाइन से चल रहा हूं। और इसके बाद है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो यहां पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और इसके बाद आ जाता है आपका सिक्स्थ हमारा हो जाता है इक्विलिब्रियम हो जाता है, इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर है हमारे सिलेबस में। इसके बाद रिडॉक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो यहां पर 7वां हो जाता है हमारा रिडॉक्स। ये हमारा रिडॉक्स हो गया। और ये हमारा 8 चैप्टर हो जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए, हाइड्रोजन भी है सिलेबस में, जहां तक मुझे याद था कि हाइड्रोजन है। अब इन्होंने इसे कहां पर दिया है सिलेबस में, अभी आपको देखकर, हाँ, हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर, ठीक है। तो यहां पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चले आइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, यानी सम जनरल जीओसी जिसे आप बोलते हो, वही है ये जीओसी, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी ले लीजिए। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर लेता हूं। हाइड्रोकार्बन हो जाता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो देख लीजिए आप, हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर की बात कर लेता हूं। हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर की बात कर रहा हूं, यहाँ पर वाटर की बात कर रहा हूं। पेन कॉपी लेकर के बैठिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, यहां पर 11 चैप्टर हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद 12वां चैप्टर हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाता है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 13वां चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स हो जाता है। अभी आपको पूरी डिटेल स्टडी कराऊंगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें दिखाई देंगी। केमिकल काइनेटिक्स हो गया। डी एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन हो जाता है, डी एंड एफ ब्लॉक हो जाता है, डी एंड एफ ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद 15वां चैप्टर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। और इसके बाद आ जाता है आपका हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल। 16 चैप्टर हेलो एल्केन हो जाता है एंड हेलो एरीन हो जाता है, हेलो एरीन हो जाता है। 17वां चैप्टर आपका एल्कोहल, जानते हैं आप सभी लोग, एल्कोहल्स हो जाता है। फिनॉल, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर पूरा लिख देना, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल्स पे ज्यादा फोकस किया गया, फिनॉल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। लेकिन हाँ, हमें पढ़ना पड़ेगा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ये पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। और इसके बाद 19 पे चले आइए तो ये हमारा हो जाता है एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मैं एमीन्स लिखे दे रहा हूं और यहाँ पर आपका 20वां चैप्टर बायोमोलिक्यूल लिखे दे रहा हूं, बायोमोलिक्यूल। ये मेरी नॉलेज में भैया चैप्टर आए हैं, यानी इतने चैप्टर मेरी नॉलेज में है जो मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ आप लोगों को डाल भी रखी है। वो मैंने आपको पीडीएफ दिखा भी देता हूं कि जो ये पीडीएफ मैंने डाली है, ये पीडीएफ मैंने डाली थी, ये वाली ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन, जहां पर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस लिखा हुआ था, ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस लिखा हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा, फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के नाम से डाली थी मैंने। और यही वाली पीडीएफ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम पे सिलेबस ऑफ द पीजीटी केमिस्ट्री, ये मैंने डाली थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग इन चैप्टर में से जो हमारा जो क्राइटेरिया है क्वेश्चन का, वो 100 क्वेश्चन चलेंगे और 100 ही मार्क्स चलेंगे, यानी दोनों बातें बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन भी हमारे 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी हमारे 100 होंगे। ये केवल सब्जेक्ट लेवल की बात कर रहा हूं कि मैं सब्जेक्ट लेवल पर आपको ये बता पाऊं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आना चाहिए, कौन चैप्टर कितने नंबर का हमें देके चला जाएगा, कौन से चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि सर चैप्टर बता दीजिए, हमें पता लग जाए, हम कम से कम उस चैप्टर को ज्यादा पढ़ लें, उस चैप्टर में से ज्यादा नंबर का ले लें। तो ये चीज अगर पानी है आपको, इस चीज को अगर आपको कलेक्शन करना है तो फिर आपको ये वीडियो लगातार देखते रहना चाहिए और मेरे हिसाब से पेन कॉपी लेकर के बैठना चाहिए, जिससे कि आप इजी वे में इसको नोट भी कर पाएं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो चीजें ध्यान देंगे हम लोग। चलिए अब पहले चैप्टर से बात कर लेते हैं, एक एक चैप्टर चलेंगे, आपको 100 नंबर की डिटेल बताऊंगा पूरी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लगभग आपको 4 क्वेश्चन देकर के जाएगा, 4 क्वेश्चन देकर के जाएगा। क्वेश्चन कहां से होंगे वो भी इंडिकेशन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका इंपेरिकल फार्मूला पे क्वेश्चन हो सकता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन यानी कि जो सॉल्यूशन के टर्म है उनसे क्वेश्चन हो सकता है, और इक्विवेलेंट वेट जहां पर आ जाता है उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और लास्ट में लिमिटिंग रिएजेंट पर भी क्वेश्चन जा सकता है। तो लगभग ये 4 क्वेश्चन और चारों का दायरा मैं आपको बताता चल रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख छोटा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इसको नोट करते चलिए। कहीं पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जब चलेंगे तो आपको बताना चाहूंगा, यहां पर रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट उस पे आ सकता है, बोहर मॉडल पे आ सकता है, बोहर का जो क्या कहते हैं एनर्जी का कंसेप्ट है, रेडियस का कंसेप्ट है, उस पे न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जगह नहीं इसलिए बोल रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन बन सकता है। यहां से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे और बाकी क्वेश्चन क्वांटम नंबर पे बनेगा। तो टोटल जो मेरा यहां पर जा रहा है वो 5 क्वेश्चन का जा रहा है कि लगभग 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाने चाहिए। एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से फाइनल है, एक क्वेश्चन वेवलेंथ पर फाइनल है, बिल्कुल 100%। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे मैं लगभग यहां से 6 क्वेश्चन उठा रहा हूं कि लगभग यहां पर 6 क्वेश्चन बनने की उम्मीद मेरी जताई जा रही है। मुझे जो लग रहा है आभास लग रहा है, लेकिन यहां पर वेरिएशन भी आ सकता है क्योंकि इसका क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में भी मर्ज हो सकता है। तो अगर 4 यहां
से हुए तो 6 यहां हो जाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहां पर कर लीजिए। ये चैप्टर आपस में एक दूसरे को कॉम्बिनेशन देंगे। यहां पर एक क्वेश्चन जो बन सकता है एलिमेंट्स में से वो ये होगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, इसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा थी, इसकी आयनेशन एंथैल्पी कम है, इसको समझा दीजिए। या फिर ये बताइए कि ये किस ब्लॉक का, किस ग्रुप का, किस पीरियड का है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना था, फिर ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं हो पाया। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं और एक्सेप्शनल केसेस भी 100% आपको पढ़ने चाहिए और वो आ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में एक मान के चल रहा हूं, मैंने आपको बताया कि अगर 4 यहां रहे तो 6 यहां रहेगा, ये वेरिएशन चल सकता है, पॉसिबिलिटी है, यानी ये ऐसे भी आ सकते हैं। जो मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है ये संभावनाएं पूरी जताई जा रही हैं। तो यहां पर अनुमानता ये लगाया जा रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो, एक तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग में मैंने नोट कर रखा है कि एक वेस्पर थ्योरी पे क्वेश्चन डेफिनेट रखा हुआ, समझ लीजिए आप, वेस्पर थ्योरी, पेन लिखिए इस बात को, वेस्पर थ्योरी पर क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन पर क्वेश्चन रखा हुआ है, बिल्कुल तय है, और हाइड्रोजन बॉन्ड पर, और बाकी आपने होमोमोलिक्यूल में जो मोटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उस पे भी क्वेश्चन आने की संभावना केंद्रीय विद्यालय में बनी हुई है। आप इसको तैयार कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैं आइडिया दे रहा हूं लगभग खरा उतरूंगा, उसमें भगवान नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी कर रहा हूं कि जो मेरा अनुभव है, जो मेरे पिछले एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड है, उनको अगर खंगालेंगे तो आपको मेरे अनुभव में कहीं से कहीं तक जो मैंने एक्सपीरियंस निकालता हूं वहां से लगभग व्यू मिलता है। पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा आज केंद्रीय विद्यालय के इस केमिस्ट्री एग्जामिनेशन का, 100% पोस्टमार्टम करूंगा और पूरी व्यू आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन पे हमें फोकस करना चाहिए, ये सब बातें आपको लेकर के चल रहा हूं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से तय कर लीजिए, ये मैं जो 4 पॉइंट बता रहा हूं, अगर ना आए तो बता दीजिएगा। सबसे पहले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में W = -2.303 nRT log V2/V1 पर एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है, बिल्कुल। और इसके बाद आप यहां पर आ जाइए, हेस लॉ पर भी एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है, 100% न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ पर मिलेगा। गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी से बिल्कुल डेफिनेट मिलेगा। तो ये मान रहा हूं मैं कि 100% ये 4 क्वेश्चन देगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल टर्म भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दे दिया गया कि बताइए कि W = है ना, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, Q - W क्या होता है, वो सॉरी डेल्टा E = Q - W वाला जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उस लॉ पर भी अगर आप चलते हैं तो वर्क निकालते हैं तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और गिब्स फ्री एनर्जी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे, रिलेशन बिटवीन ΔH एंड ΔU, इस पर भी क्वेश्चन रखा हुआ है। आप पढ़ लीजिए इसको। और इसमें न्यूमेरिकल जब आता है तो n की वैल्यू दिक्कत करती है, r की वैल्यू दिक्कत करती है, ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। इक्विलिब्रियम से मैं क्वेश्चन 6 लेकर के चल रहा हूं यहां पर, इक्विलिब्रियम से 6 क्वेश्चन की अभी मैं आपको बता दूं। रेडॉक्स से केवल 2 क्वेश्चन की उम्मीद जता रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं कम से कम 8 क्वेश्चन का हिसाब लगा रहा हूं, 4 और 4 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूं मैं इसको। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने जा रही है आज की ये वीडियो। मैंने 4 क्वेश्चन यहां दिए, 5 क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर इसे दिए हैं, मैंने 6 नंबर इसे दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसको 4 और 6 10 नंबर, इन दोनों को 10 नंबर में डिवाइड किया। इसे 4 में लिया, इसे 5 में लिया, इसे मैंने 4 में लिया, इसे मैंने 6 में ले लिया है, इसे मैंने केवल 2 में लिया हुआ है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनको मैंने 8 नंबर में समेट दिया। तो अब मैं ये चाहता हूं कि पहले मैं इनको डिस्कशन कर लूं, फिर आगे के नंबरों की बात करूंगा। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपने इन टॉपिक्स को तैयार किया तो इनमें भी क्या करना चाहिए। इक्विलिब्रियम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो इक्विलिब्रियम में हम लोग फैक्टर्स पे विशेष ध्यान दे लें। ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर क्वेश्चन आना तय है, उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर। तो यहां मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल 100% श्योर है, क्वेश्चन तय है। केसी केपी पर क्वेश्चन तय है,
कि केसी केपी के रिलेशन पर न्यूमेरिकल आ सकता है, संभावना है इसके आने की। और इन्हीं पर अगर आपको याद हो अच्छे से तो मोल पर क्वेश्चन आएगा कि इतने मोल इसके थे, इतने मोल इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गए, इतने मोल इसमें बनने चाहिए थे। ये सभी चीजें आ सकती हैं, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स में से ऑक्सीडेशन नंबर तय है 100%, चाहे मार्शल एसिड का आ जाए और चाहे कैरोज एसिड का आ जाए। वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, मिलना लगभग तय है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो मैंने बोला मार्शल एसिड आ सकता है या फिर कैरोज एसिड आ सकता है, और एक्सेप्शन में या फिर बटरफ्लाई का जो स्ट्रक्चर होता है CrO5 वो भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई रिएक्शन में ये पूछ सकते हैं कि H2S + 2HCl बना दिया, H2S + Cl 2HCl और सल्फर बना दिया, पूछ लिया कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 रिएक्शन का ऑर्डर, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर लगभग तय है, आना तय है। यहां पर कार्बोकैटायन, कार्ब एनाइन, इन पर भी सिचुएशन है क्वेश्चन आने की। ध्यान दीजिए, पूरी स्क्रीन को आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप नोटिस करिए कि अनुज सर आज बोल क्या रहे हैं, अनुज सर आज क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना रहा हूं क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सर आपने पूरा, एक बार मैंने पोस्टमार्टम किया था, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा भी होगा उसको, उसी तरीके से आज इसका भी पूरा पोस्टमार्टम ऑपरेशन कर दूंगा 100%, इसको ओपन कर दूंगा, क्या इसमें आ सकता है। तो जीओसी में चलिएगा, एक कार्बोकैटायन पर क्वेश्चन तय है, कार्बोकैटायन पर तय है, एक कार्बो एनाइन पर तय है क्वेश्चन बिल्कुल 100%, और इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के साथ में एक हाइपर कॉन्जुगेशन पर क्वेश्चन तय है। ये 8 टॉपिक बता रहा हूं, 8 टॉपिक पढ़ लेना, क्वेश्चन ना मिले तो फोन करना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में चले आइए, और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि यहां पर पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी आपको डिटेल बताई दी, मेन टॉपिक पढ़ लीजिए। मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, छोड़ना नहीं है इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे चले आइए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर एक टॉपिक और मुझे लग रहा है जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने नोट कर रखा है, वो टॉपिक मेरे पास में है, जिसका नाम है, आपको बताना चाहूंगा, किसी फ्री रेडिकल पे क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है, एग्जाम्पल पर क्वेश्चन बन सकता है, ये इस पर और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल पर क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, मार्कोनिकॉफ रूल पर, और खरास इफेक्ट पर भी क्वेश्चन मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है एडिशन रिएक्शन की, पॉलीमराइजेशन में, वो भी आप इसी में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलीमर सिलेबस में नहीं। अभी ये भी बात करूंगा कि क्या चीज सिलेबस में नहीं है और क्या आ जानी चाहिए, इसका पोस्टमार्टम पूरा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओजोनोलिसिस पर फोकस करिएगा, ओजोनोलिसिस भी आ सकती है, मैंने सब अपना पैटर्न तैयार कर रखा है, ओजोनोलिसिस भी आ सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो आपको मैं बताना चाहूंगा और इंपॉर्टेंट बात, वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इनमें से कुछ रिएक्शंस, जैसे कि KMnO4 की रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं, बेसिक जैसे बेयर्स रिएजेंट वाली पढ़ सकते हैं, Cu2Cl2 वाली रिएक्शन पढ़ सकते हैं, अमोनिकल Cu2Cl2, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दोनों की रिएक्शन को फोकस करिएगा, 100% मिलेगा। हाइड्रोजन हैलाइड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर में चले जाइए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग यहां बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर फोकस करिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर फोकस करिएगा, ठीक है ना। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन पे तो हो गया एसिडिक, हाँ एक चीज यहां पर छूट रही है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन छूट रही है, छोड़ना नहीं है, तय है 100% नहीं 1000% की बात कर, प्रतिशत में भी थोड़ा 1000 लगा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डर लगता बोलने में। कारण ये है कि जब कॉन्फिडेंस होता है तो टेंशन नहीं होती है। और आपको दूसरी चीज और बताऊं, अगर हाइड्रोजन हैलाइड में चलता हूं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करूं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी आ सकती है। और दूसरी चीज मैं बोलने जा रहा था इसके अंदर, आपको बताऊं
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करता हूं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस यानी अगर मैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही काउंट कर दूं, हाइड्रोजन हैलाइड को अगर अलग से ना रखूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी पूछा जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है, याद रखिएगा इसमें आर्थो मेटा पैरा। और यहीं पर कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि अगर ये बात कहूं कि हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है कि यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हैलाइड के कंपाउंड बने हैं वाटर के साथ में, उनकी भी बात करना चाहूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की भी बात करना चाहूंगा। तो यहां पर एक टॉपिक मेरे हिसाब से आपको बढ़ा लेना चाहिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसी में मर्ज करता हूं तो प्लस में यहां पर जोड़ देता हूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जोड़े दे रहा हूं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोजन हैलाइड में और वाटर में सबसे पहले तो एक D2O जरूर पढ़ लीजिएगा, हैवी वाटर भी जरूर पढ़ लीजिएगा। वाटर की रिएक्शन अगर मेटल से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये पढ़ लीजिएगा। और HClH की जो प्रिपरेशन है, HCl को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये बहुत जल्दी घुल जाती है। इसके पीछे बैक सक्शन जो मेथड होता है, 10th क्लास की बुक में मिलेगा, बैक सक्शन ICSC बोर्ड की 10th क्लास में बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका कि बैक सक्शन मेथड होता क्या है। अगर हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक टर्म आपको जरूर पता होना चाहिए जिसका नाम है कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन। ये ध्यान दीजिएगा कि कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन पर क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये आपको पूरा ऑपरेशन करके दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो यहां पर अब हमने बात 8 नंबर की यहां पर कर ली थी। देखिए मैं आपको नंबरिंग का भी टोटल करके लेकर के चल रहा हूं। शुरुआत में मैंने 4 नंबर दिए, यहां पर मैंने 5 नंबर दिए, यहां पर मैं 4 दे रहा हूं, नीचे वाले में 6 दे रहा हूं, इसको 6 नंबर दे रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपने नोटिस किया है 4 नंबर मैंने दिया हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने 6 नंबर दिया हुआ है ना। इसके बाद रेडॉक्स को मैंने केवल 2 ही नंबर दिया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने 8 नंबर दिया हुआ है। और इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को अगर मैं नंबर देना चाहूं तो यहां पर मैं 6 नंबर दे सकता हूं इसे पूरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन हैलाइड वाटर को मैं केवल 2 ही नंबर दूंगा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को मैं 6 नंबर दे करके चल रहा हूं। टोटल इस लाइन का अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, आपको बिल्कुल अप टू द मार्क 100 तक लेकर के जाऊंगा। यहां 4 और 5 9, 9 और 10 3 13, 13 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, 2 30 और 8 38, 38 38 39 40, 6 46 और 46 और 6 आपके हो जाते हैं 52, 52 मार्क्स हमने इस लाइन में कवर किए। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 4 5 9, 9 और 4 13 और 13 और 6 18, 4 22, 6 28, 2 30, 8 38, 2 40, 6 46 और 46 और 6 52, 52 मार्क्स मैंने इसमें कवरेज किए हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसमें, इस तरफ से बात कर रहा हूं। अगर मैं सॉल्यूशन को लेकर के चलता हूं तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन लगभग 4 नंबर हमें देकर के चलेगा। कुछ वरदान ईश्वर से लेकर के आया हूं मैं, ईश्वर से ये वरदान भी लेकर के आया हूं कि बोलता कुछ और हूं, लिखता कुछ और हूं। मैं लिखते लिखते बोल लेता हूं, बोलते बोलते लिख लेता हूं, दोनों हाथों से दोनों तरफ से बोर्ड पे पढ़ा लेता हूं। ये सब चीजें ईश्वर ने मुझे दी हैं। ये यानी कि मान के चलिए कि हमने बहुत सारी समस्याओं से जो निदान पाया तो लिखने की प्रैक्टिस की और बोर्ड पे पूरा कायदे से चौक होगी हाथ में तो और अच्छे वे में लिख देता हूं मैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं, पहले तो मैं आपसे सॉल्यूशन पे बात करूं कि मुझे यहां पर क्या क्या बताना चाहिए। सॉल्यूशन में आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों को वेंट हॉफ फैक्टर पर न्यूमेरिकल देख लेना चाहिए, यानी कि आई की वैल्यू पर न्यूमेरिकल देख लेना चाहिए हम लोगों को। यहां पर हम लोगों को डाइल्यूट सॉल्यूशन, थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। और थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आप चले जाइए तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उन पे हमें फोकस कर लेना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमसे बचनी नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बचनी चाहिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि अगर
अगर मैं बात करता हूं डेल्टा टीएफ की बात करता हूं तो ये भी आ सकता है, डेल्टा टीबी की बात करता हूं तो ये भी आ सकता है। दोनों चीजें डेल्टा टीएफ और टीबी दोनों किसी न किसी कीमत पर आएंगी, किसी न किसी फॉर्म में आएंगी, चाहे वो आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकली क्यों ना लेकर के आए। तो ये 4 नंबर में रख रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी 4 नंबर में लेकर के जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे तो 4 से 5 का वेरिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 में, और यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मैंने नोट कर रखा है वो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, नस्ट इक्वेशन, इन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तय है कि क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए आज क्वेश्चन आना है। इससे अनुसार की बात को नोट कर लीजिए, मैंने अपने पास भी नोट कर लिया है कि कंसंट्रेशन पर न्यूमेरिकल आना। कोलरिस लॉ बचेगा नहीं, 100% कोलरिस लॉ पे न्यूमेरिकल रखा हुआ है, तय है। यहां पर आप बचा नहीं पाएंगे, न्यूमेरिकल आना ही है। तो यहां पर मैंने 4 नंबर इसे उठाया, 4 नंबर इसे उठाया, इसका वेरिएशन 5 भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल आप अभी थोड़ी देर के लिए इसे 4 नंबर, इसे 5 नंबर में नोट कर लीजिए। इधर ही मैं जोड़ दूंगा, टोटल जोड़ दूंगा, जरा बोर्ड पे देख लूं कि उधर वाला हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। थोड़ा सा कैमरा में इधर की तरफ ऐसे कर देता हूं। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं कोलरिस लॉ के अलावा किन चीजों पर फोकस करना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइल्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी जरूर पढ़िएगा, छोड़ना नहीं आपको किसी कीमत पर। केमिकल काइनेटिक्स में चले आइए तो जनाब आपको बताना चाहूंगा, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब ऑर्डर में चाहे के की वैल्यू कहीं भी निकलवाई जाए, चाहे फर्स्ट ऑर्डर की निकलवाएं, चाहे सेकंड ऑर्डर की निकलवाएं, चाहे थर्ड ऑर्डर की निकलवाएं, किसी न किसी की यूनिट तय है यहां पर आना, 100% मिलेगी आपको यूनिट, ध्यान दीजिएगा। और केमिकल काइनेटिक्स में से आर्हेनियस की इक्वेशन भी जरूर मिलने वाली है। आर्हेनियस की इक्वेशन, इसको ही पढ़िएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इक्वेशन को पढ़ के जाना है, इस पे न्यूमेरिकल मिल सकता है। डीएफ यहां पर क्वेश्चन कितने नंबर का, मैं इसे केवल 5 नंबर लेके चल रहा हूं, 5 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये 5 नंबर हो सकता है, जैसे उम्मीद 2 न्यूमेरिकल की लग रही है और 2 थ्योरी के कंसेप्ट पे लग रही है, तो 4 की उम्मीद लग रही है। फिलहाल मैं 5 ले रहा था, लेकिन 4 पे रही है। डीएफ ब्लॉक पे चलिएगा, कम से कम 6 नंबर दे करके जाएगा डीएफ ब्लॉक, इससे कम दे करके नहीं जाएगा। डीएफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, एक तो वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फैक्टर पढ़िएगा, मैग्नेटिक में डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कैटालिटिक प्रॉपर्टी और इंटरस्टिशियल कंपाउंड पर फोकस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रही है वीडियो, फुल पोस्टमार्टम चल रहा है इस समय कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन भी कम से कम आपको 5 नंबर दे देगा, 100% 5 नंबर दे करके जाएगा। और अगर मैं इन 3 टॉपिक की बात करूं, अब आप पूछेंगे सर कोऑर्डिनेशन में से क्या क्या आ सकता है, तो जो मैंने नोट कर रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो डीएफ ब्लॉक में से K2Cr2O7 और KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग और प्रॉपर्टी भी एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में आ सकती है। और साथ ही साथ ये भी आ सकता है कि ये बता दीजिए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो कितना हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, जो मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। और लेंथेन वाइड कॉन्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि 2 महीने बढ़ाना चाहिए, यानी कि 7 नंबर मुझे जोड़ने चाहिए इस हिसाब से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर मुझे जोड़ने चाहिए इस हिसाब से। अब एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा आपको कि अगर हम लोग यहां चलते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर से 4 क्वेश्चन की बात करूंगा, और अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात करता हूं तो यहां से 6 की बात करूंगा, एमीन से भी मैं 4 क्वेश्चन की बात करूंगा, और बायोमोलिक्यूल से भी लगभग मैं 2 क्वेश्चन की बात करूंगा। बाकी अगर मुझे लगता है कहीं पर घटाना बढ़ाना तो मैं भी घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, देखता हूं कहां पर मुझे ऐड करना है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे हेलो एल्किन हेलो एरीन जो टॉपिक है यहां से मुझे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। ये हेलो एल्किन हेलो एरीन में लगभग मुझे जोड़ना, पहले मैं यहाँ टोटल कर लेता हूँ। ये 4 नंबर हो गए, ये 5 नंबर 9 नंबर हो गए, 9 4 13 हो गए, 13 और 7 20 हो गया, 20 4 24 हो गया, 24 और 10 34 34 हो गया। और ये आपका 34 के बाद ये आपका आ जाता है टोटल, यहाँ जोड़िए कितना हुआ, फिर से जोड़ना पड़ेगा आपको। ये जुड़ा है हमारा, ये आ गया आपका 4 नंबर, ये आ गया 5 नंबर, ठीक है, ये आ गया आपका, ये 4 नंबर हो गया,
4 के बाद DF ब्लॉक 6 नंबर। अच्छा ठीक है, ये 6 नंबर यहाँ नहीं लिखा है हमने, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इधर ही जोड़ लेता हूँ। 4 नंबर मैंने सॉल्यूशन से उठाया, 4 सॉल्यूशन से उठाया हुआ है। 5 नंबर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उठाया हुआ है। उसके बाद ये केमिकल काइनेटिक्स से मैंने 4 नंबर उठाया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स से 4 नंबर उठाया हुआ है। DF ब्लॉक से मैंने 6 नंबर उठाया हुआ है और कोऑर्डिनेशन से मैंने 7 नंबर उठा लिया है, 7 नंबर उठाया है कोऑर्डिनेशन से। हेलो एल्केन हेलो एरीन को नंबर अभी दूंगा मैं, थोड़ा यहाँ पर मुझे अभी डिस्कशन करना है आपसे। अल्कोहल फिनॉल को मैं 4 नंबर दे रहा हूँ और एल्डिहाइड कीटोन को मैं 6 नंबर दे रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल एमीन को 4 दे रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल को 2 दे रहा हूँ। टोटल अभी हम लोग डिसीजन लेंगे कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा। देखिए हेलो एल्केन हेलो एरीन बहुत सारे क्वेश्चन को अपने अंदर समेटे रहता है। इसमें DDT भी है, टेट्राक्लोराइड आपका टेट्राक्लोरोमीथेन भी है। बात कर रहा हूं कि जो हमारे पास में हेलो एल्केन हेलो एरीन और अल्कोहल्स फिनॉल ईथर जो मैंने सब कंसीडरेशन किया, तो यहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर आपको क्लोरोफॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा और इसमें DDT भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें फ्रीऑन भी पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको जो नंबर दे पाऊं वो नंबर कम से कम सर मैं यहाँ पर 5 जरूर दूं। देखो टोटल तो नहीं ज्यादा कहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरी जितनी भी कैलकुलेशन रहती है वो ऑन द स्पॉट रहती है। मैं ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करके बैठ के आपको सेटअप करता हूं। देखता हूं यहाँ पर 4 और 5 9 9 और 4 ये 4 4 8 और हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 और 6 18 हो गया, 18। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का शायद मैंने जोड़ा है, कोऑर्डिनेशन मुझे लग रहा है नहीं जोड़ा है मैंने, कोऑर्डिनेशन का 6 जोड़ा है, ठीक है जोड़ा है। तो 4 5 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 और 6 18 हो गया, 18 और 2 20, 5 25, 5 30, 4 34 और 34 और 6 40 और 4 44 और 2 46 हो गया। यानी कि 2 नंबर मुझे जो लग रहा है, जो एडिशन है जो जहां तक मेरा चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन, यहां पर मैं बायोमोलिक्यूल में 1 नंबर बढ़ा लेता हूं। यानी कि मुझे लगता है कि यहां से जैसे ग्लूकोज की पॉसिबिलिटी, अभी मैं बात भी करूंगा आपसे, क्या मैं पहले नंबर का आपको डिसीजन लेकर के बता देता हूं, यहां पर बढ़ाऊं। और दूसरे DF ब्लॉक के ऊपर जो केमिकल काइनेटिक्स है इसको मैं 5 नंबर कर दूं, तो यानी कि यहां पर मैं 5 नंबर कर देता हूं, ये बढ़ा देता हूं, क्योंकि मेरा जो आइडिया चल रहा है इसे मैं 3 नंबर कर दे रहा हूं। तो उम्मीद है कि अब हमारी कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। और जहां पर एक आध नंबर का प्लस माइनस आप कहीं पर भी देख सकते हैं, वो मैं प्लस माइनस लेकर के चलूंगा, कम से कम 2-3 नंबर। तो 4 5 9 5 5 10 4 14 और 6 20 27 27 और 5 32 और 2 36 हो गया, 36 और 6 आपका 42 42 और 4 46 47 48, यानी कि यहाँ पर मुझे 2 नंबर ही रखना पड़ेंगे। तो ये 48 हो गया। फिर से जोड़ लीजिए, 6 और 6 12 और 4 16 16 और 5 21 हो गया, 21 और 7 28 हो गया, 28 और 6 आपका 34 34 हो गया, और 34 ये हो गया, और ये 44 और 44 और ये 48 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 100 का जो एवरेज लेकर के मैं चल रहा हूं, तो यहां पर मैं आपसे बोलूं ये प्लस हो सकता है, तो यहां पर एक माइनस भी हो सकता है, ये सब चलेगा। यानी लगभग मैं यहां पर प्लस माइनस का 10 का फैक्टर लेकर के चलूंगा कि 10 नंबर या तो प्लस चले जाएंगे या 10 नंबर माइनस चले आएंगे। और अगर आप 100 नंबर में से, मुझे उम्मीद है कि 80 से लेकर के 90 नंबर तक, 100 में से 80 से लेकर के 90 नंबर तक अगर आप पा लेते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर 80 से 90 के बीच गिनती लाएंगे तो आपको क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसकी भी उम्मीद मैं आपको पूरी डेफिनेट कराए दे रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अब यहां से चलूंगा कि बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ना चाहिए। बायोमोलिक्यूल जो टॉपिक है, इसके अंदर हम लोगों को, जो मेरे पास नोट है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं, इसके अंदर हम लोगों को ज़्वेटराइन पढ़ लेना चाहिए, इसके अंदर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेना चाहिए, ग्लूकोसाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज पर क्वेश्चन भी तय है, वो भी पढ़ लेना चाहिए। इन पे ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे बायोमोलिक्यूल में कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो ग्लूकोज की हैं, जैसे HI से रिएक्शन है, ग्लूकोसाजोन वाली रिएक्शन है, रिडक्शन है, सॉर्बिटॉल का बनना है, ऑक्सीडेशन है, ये भी पढ़ करके जाइएगा। एमीन्स में चले जाइए कि कार्बेल एमीन पर लिख लीजिए, आना है, तय है कार्बेल एमीन रिएक्शन, डायजो
डाइजोनियम सॉल्ट बिल्कुल तय है, मेरे चैनल पर बने रहोगे सिलेक्शन करा दूंगा, ये बिल्कुल 100% इसलिए श्योर हो जाता है कि मैं पढ़ाता ही वहीं पर जाकर के हूं जहां पर मुझे उम्मीद हो जाती है कि ये टॉपिक आ सकता है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाइए तो आपको 100% यहां पर इन दोनों के टेस्ट पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक ऐसा एसिड बता दो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी रहता हो, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी रहता हो, ऐसे कंपाउंड की भी जानकारी रखिएगा। और इनमें से आपको ध्यान दीजिएगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन है, ये सब पढ़ के जाइएगा। आपको यहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड एमीन्स में भी पढ़ लीजिएगा। तो ये चीज आपको यहां ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन मिलेगा। यहां पर मैकेनिज्म भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। अल्कोहल फिनॉल ईथर में डिफरेंस पढ़ लेना। फिनॉल का एसिडिक करैक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। आर्थो पैरा मेटा पोजीशन पर किन किन का एसिडिक करैक्टर होता है, उस बात को भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये मैं आपको एक पूरा ज्योग्राफी बता रहा हूं, पूरा कंडीशन बता रहा हूं, तब आप 100 नंबर बटोर पाएंगे। और 100 नंबर के साथ साथ जो हमारे जितने भी साथी हैं जो केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो केबीएस के इस पोस्टमार्टम को देखिए, आपको 100% सिलेक्शन का दायरा मिल जाएगा। अब बात आती कि आखिरकार किताबें कौन कौन सी देखें। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ हिंदी के नोट्स भी मैं अवेलेबल करने की, जैसे एमपी टेट के बच्चे हैं उनको लगता है कि सर हमें हिंदी की क्वेश्चंस भी मिल जाने चाहिए, तो मैं उनके लिए हिंदी के क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा और हिंदी के क्वेश्चन के साथ में इंग्लिश का सेट भी आपको दूंगा। ये सब चीजें मैं प्रोवाइड आपको तभी करा पाऊंगा जब आप मेरे बैच में आएंगे। अगर हिंदी के 10, 15, 20 बच्चे मेरे बैच में रहेंगे तो कोशिश भी करूंगा। अब एक के लिए कोशिश भी मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज इंग्लिश ही ज्यादा बेस्ट बन जाती है, जो मेरे लिए इजी माना जाता है, मुझे इजी लगता है। एक बात मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज आपको बताऊं कि जितना भी मैंने ये केबीएस 2023 का एग्जामिनेशन तय है, कुछ लोग इसे फरवरी में अपनी वीडियोस बना करके डाल रहे हैं कि फरवरी में आई एग्जामिनेशन की डेट। अरे यार, अभी कल तो फॉर्म भरना बंद हुआ है, फरवरी में डेट दे देंगे जाकर के। तो सोचो खुद ही कि कुछ समय तो देंगे परीक्षा के लिए या बिल्कुल ही समय नहीं देंगे। तो ऐसी वीडियोस ना देखें, अपने दिमाग को कंफ्यूज ना करें। उत्तर प्रदेश के कम से कम 99.9% लोग इसी बात को चिल्ला रहे थे कि सितंबर में, उनसे पूछना के अनुसार से उन्होंने पूछा था, नहीं पूछा था कि सितंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, सर सिलेबस कैसे हो पाएगा, सिलेबस कैसे हो पाएगा। मेरे ही बैच में पढ़ने वाले कितने बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सर सिलेबस सितंबर में कैसे हो पाएगा। मैंने उन्हें बताया कि दिसंबर के बाद ही एग्जाम होगा। नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ भाई साहब, जान लीजिए। आप फिर बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन अब उत्तर प्रदेश का जो एग्जामिनेशन है वो मई पर जाएगा। सस्पेंड हो चुका है एग्जाम, मई के बाद जाएगा, पहले जाने की कोई चांस नहीं। मई से पहले एग्जामिनेशन यूपी के नहीं होंगे, जबकि खबर यह आ रही है कि एग्जामिनेशन सर जल्दी होने वाला है। लोग पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इन सब क्वेश्चन को हटा दीजिए, अपनी पूरी तैयारी में लग जाइए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, उत्तर प्रदेश पीजीटी में चाहिए, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में चाहिए, एमपी टेट में चाहिए, और या फिर आपको सिलेक्शन चाहिए है किसमें, एमपी टेट के साथ में झारखंड और DSSB में, इन सभी परीक्षाओं का एक आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। पूरा ऑपरेशन करके बताता हूं कि किस टॉपिक में से कितना आना है, कहां से क्वेश्चंस आएंगे। ये सब चीजें मैं लगातार आपके सामने डिस्कशन करता रहता हूं। और इसी के साथ मैं आपको अब बता दूं कि कुछ चीजें कहां से पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहले लोगों को ये डाउट रहता है, पहले तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास रहेगा। आप ध्यान दीजिए, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले करके और अपने पास रख सकते हैं। बाकी मैं इसका फोटो भी आपको भेज दूंगा, बता दूंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों को कौन कौन सी किताबों पर भी फोकस कर लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश अभी इसी वीडियो में करूंगा, जिससे कि आप किताबें भी उन, जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं कि सर अगर हम लोग केवल NCERT पढ़ ले, मान लो हमने NCERT किताब पढ़ ली, NCERT किताब पढ़ ली, तो हमें कितना मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर NCERT किताब आपने पढ़ ली तो 60% आप कवर कर जाएंगे, ये मेरा वादा है। यानी 60% अगर कवर करते हैं तो मतलब ये हुआ कि 60 नंबर आप 100 में से पा जाएंगे, और 60 पे सिलेक्शन होना नहीं है।
ये भी तय है। तो अब आखिरकार ये 20 नंबर मैं कहां से लेकर के आऊं सिलेक्शन के लिए? तो 20 नंबर के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और वो किताबें चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, और चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हो, पीजी की किताबें हो, वो भी आपको पढ़नी पड़ सकती हैं। इन 20 नंबर की लड़ाई होगी सिलेक्शन के लिए। 60 नंबर हर कोई पा जाएगा, चाहे वो जो इंटर में जो नीट जेई को पढ़ाता होगा वो 60 नंबर यूं चुटकियों में पा लेगा, लेकिन 20 नंबर की लड़ाई के लिए उसे कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है जो लोग अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया मानी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने भी सेल्फ स्टडी की है, लेकिन अगर मैं जिन रास्तों से गुजरा हूं उन रास्तों को आपको दिखा दूं तो मुझे लगता है कि बहुत ही सहूलियत आपके लिए हो जाएगी। तो ये 20 नंबर कैसे पाएंगे आप सिलेक्शन के लिए? नंबर तो 40 से अभी पूरे करने हैं, लेकिन 20 नंबर ग्रेजुएशन से जाते हैं, 20 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन से जाते हैं। तो ये मैं मान लेता हूं कि ग्रेजुएशन में से भी आप 5 कर ले जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में से भी 1 आध 5 2 3 कर ले जाएंगे, तो ये 70 तक हो सकता है आप बटोर ले जाए, है ना, पॉसिबल है। लेकिन ये एनसीईआरटी आपको 60 नंबर दिला सकती है। और अब बात आती है कि एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक हमें, बोले साहब हमें तो पूरी एनसीईआरटी आती है, मैं तो 12th पढ़ाती ही हूं या मैं 12th पढ़ाता ही हूं, मुझे तो पूरी एनसीईआरटी सर याद है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि जो एनसीईआरटी हमारे पास में है, अभी दिखाता हूं आपको एनसीईआरटी किताब। जो ये एनसीईआरटी आपके पास में है, इनमें कुछ टॉपिक, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आप जब जाते हैं गहराइयों में तो आप उन पेजेस को छोड़ देते हैं जिन पेजेस को हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन की बात करें तो आखिरी पेज नहीं पढ़ोगे आप, उसके बाद आप समरी नहीं पढ़ते हो जो उसमें लिखी हुई, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन उठा लेता है ये। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चला जाता हूं तो अपने जहन पे, दिमाग पे सोचिए कि आपने ये टॉपिक, जो ये वाला पेज है, ये कितने लोगों ने, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, पेज नंबर 73, पुरानी किताब है मेरे पास, उसमें है। ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ये यहां से लेकर के आगे 3 पन्ने छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिजिक्स आ जाती है, जो आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, जिसमें कोलरेस लॉ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये सब चीजें हैं। ये टॉपिक आप ऑलरेडी छोड़ते हैं। जो फिजिक्स का कैंडिडेट है वो तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजी बैकग्राउंड का वो इस टॉपिक को छोड़ के चलता है, और यहीं से भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन उठ जाते हैं, और वो 1-2 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी की एक-एक लाइन आपको पढ़ लेनी है, तब आप 60 नंबर पा जाएंगे। 20 नंबर के लिए आप ग्रेजुएशन की जो भी केमिस्ट्री की किताबें आपके पास में हो उनको पढ़ लीजिएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें हो उनको पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर तो आपके 40 पूरे कवर हो जाएंगे, 100 नंबर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रही जनरल जो जीके का पार्ट है, आपका शुरुआती पार्ट है जो आने वाला है, जिसमें पेडोलॉजी भी है, जिसमें आपका बीएड से रिलेटेड, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना कोचिंग ढूंढनी है आपको ऑनलाइन। इसके लिए आपने जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आपने एक किताब जरूर मंगाई होगी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। मेरी इस बात को मंत्र में बांध लेना, क्योंकि जीआईसी का जब पेपर हुआ था तो लोग कोचिंग ढूंढ रहे थे, लोग किताबें ढूंढ रहे थे, लेकिन अनुज शर्मा एक ऐसा इंसान था जो बता रहा था कि पेपर बनेगा तो बनेगा, कौन सा दिमाग एग्जामिनर कहां से सेट करेगा, उसको दिमाग को मैंने रीड किया और सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जीआईसी का पेपर ये आपका यूपीएससी करा रहा है, और यूपीएससी के एक्सपर्ट जो क्वेश्चन उठाएंगे वो या तो आईएएस के पेपर से उठाएंगे केमिस्ट्री का, या फिर पीसीएस का जो केमिस्ट्री का गुजरा हुआ पेपर है उनसे उठाएंगे। और मैंने जो बोला था वही निकला, पेपर डिट्टो वहीं से उठाया गया था। और अगर आपको नहीं भरोसा है तो जीआईसी के लोगों से पूछ लीजिए कि अनु सर ने क्या कहा था, अनु सर की वीडियोस देख लीजिए, आपको वहां पर भी पता लग जाएगा। और दूसरी चीज आपको ये बता देना चाहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर बनेगा उस पेपर में अधिकतर जो एक्सपर्ट होगा वो एनसीईआरटी से 60% क्वेश्चन उठाएगा, और बीएससी और एमएससी से 20% क्वेश्चन उठाएगा, तब जाकर के, हालांकि लेवल ऑफ क्वेश्चन हाइयर रहेगा, सिलेबस
12th का दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर मुझे एनसीईआरटी में पढ़ाता हूं या पढ़ाती हूं तो मेरा सिलेक्शन तो तय है। हो सकता है आप उसमें शामिल हो जाए, बशर्ते अगर गंभीरता से पढ़ाते होंगे, गंभीरता से पढ़ा होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पूरी तरीके से उसको गंभीरता से नहीं पढ़ा होगा तो ये भी तय है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, आपको ये जरूर बता रहा हूं कि आपको इतने नंबर पाने के लिए कितनी मेहनत और करनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए हमारी क्लासेस भी लगातार चल रही हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं। इसके लिए आपकी अवेलेबिलिटी भी बता दे रहा हूं कि मेरा नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए, नंबर है 9473702711। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपनी क्वेरी डालिए कि सर हमें क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर हमारी ये क्वेरी है, तो आपको 24 आवर्स से लेकर के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। फोन नहीं करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, आपको मैसेज जरूर मिलेगा, क्योंकि फोन जल्दी उठ नहीं पाता है बिजी होने के कारण। दूसरी चीज, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइम भी पूरा आपके पास में है, समय भी है और पढ़ने का मौका भी आपके पास में है, क्योंकि इस समय लगभग हर स्कूल में सिलेबस पूरा हो चुका है। जिन प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ा रहे हैं उनमें सिलेबस पूरा हो चुका है, जिन एडेड स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उनका सिलेबस पूरा लगभग हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अब अपने स्कूल के बच्चों पर मेहनत करनी है और उस मेहनत में अपने ऊपर भी मेहनत कर लेनी, क्योंकि अब अब आपको उनको शार्पनेस देना है। तो फिर इसका मतलब आप शार्पनेस बच्चों पर लोड डाल के दे सकते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे न्यूमेरिकल करो, उसमें फिर आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना पड़ता है। और इसलिए आपको पास समय है और यही टाइम है कि अगर पीजीटी निकालना चाहते हो तो फिर एक बार अनुसर के साथ आ जाइए, मैं आपको पीजीटी निकलवा दूंगा और आपको बना दूंगा लेक्चरर, पीजीटी, एमपी टेट का टीचर, जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको फैसिलिटीज देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उस पर क्लास रात में चलती है 9 से 10 बजे तक, लेकिन क्लास 9 बजे के बाद 10 ही तक चलेगी। कुछ लोग पूछे सर कितने घंटे पढ़ाओगे, 1 घंटे 2 घंटे? अरे यार, अगर पढ़ने वाले हो तो समय ना पूछो, हो सकता है मैं 9 से 12 पढ़ा दूं, हो सकता है 9 से 10 पढ़ा दूं या 8 से 10 पढ़ा दूं। ये सब कंडीशन हमारे ऊपर डिपेंड करेंगी। ये गारंटी मेरी कि मुझे सिलेबस पूरा कराना है, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। पढ़ाना मुझे है, पढ़ना आपको है। अगर मेरे आइडियाज अच्छे लगते हो, मेरे विचार अच्छे लगते हो, मेरे क्लास को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद आपको परफेक्ट नोट्स के साथ में परफेक्ट स्टडी मटेरियल मैं अभी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आप बिल्कुल पूरी तरीके से क्या करेंगे, इनके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरी क्लासेस को आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं, मेरी क्लासेस से पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। सब फैसिलिटीज मैंने अवेलेबल अपने ऐप पर करवा रखी है। तो ये वीडियो कैसा लगा पूरा केबीएस का पोस्टमार्टम, और इससे आपको कितना फायदा होगा ये तो आपका फ्यूचर आपको बताएगा, आने वाला एग्जाम आपको बताएगा कि अनुज सर ने जो बताया था क्या आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर भेज दीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता लग जाए कि केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी निकालने के लिए हमें और कितनी मेहनत करनी पड़े।